नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं अज्ञे के द्वारा लिखी कहानी 10 नंबर। सवेरे रतन के मन में बहुत मिठास रही हो ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन अब शाम को वो कड़वाहट से भर गया था। सवेरे और नहीं तो एक खुलापन तो था, मिठास के प्रति एक अनुमति भाव की। ले तू आती है तो आजा, मैं मना नहीं करता। लेकिन शाम को उसके रस के प्रति अपने आप को एकदम बंद कर लिया था, और बंद करने से ही मालिन्य और भी बढ़ता जा रहा था। जैसे आग खुली हो तो जल लेती है, लेकिन बंद कर दी जाए तो खूब धुआं छोड़ती है। रतन का दिन भी बहुत लंबा बीता था। सवेरे जिस समय वो जेल से निकला, उस समय से वो दर दर गली गली चौक मोहल्ले फिर आया था। कहीं उसका रुकने का मन नहीं हुआ था, कहीं उसने ऐसी जगह ही नहीं पाई थी जहां वो रुक सके। चलते चलते वो थक गया था, लेकिन उन कागज के खिलौनों की तरह जो भीतर के जलते दिए के धुएं से घूमते जाते हैं, वह भी अंत तक घूमता जा रहा था। उसके भीतर एक अभूतपूर्व संघर्ष हो रहा था। मैं जेल में नहीं हूँ। और दूसरी ओर एक प्रतिध्वनि सी, जो असली ध्वनि से भी तीखी थी, पुकार उठती थी, तुम सजा याफ्ता चोर हो, सजा याफ्ता चोर। और इस दोहरी मार से पिटता हुआ वो रुक नहीं सकता था, और भटकता जा रहा था, भटकता जा रहा था। सूर्यास्त के समय के करीब वो जमुना के किनारे एक घाट पर पहुंचा। अपने आगे से चमकते हुए पानी का विस्तार देखकर मन में दिन भर में पहली बार कुछ ऐसा बोध हुआ कि वो दुनिया में आ नहीं गया है, उससे उसका कुछ नाता भी है। वह क्षण भर के लिए रुक गया। तब जैसे आसपास की दुनिया धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करने लगी, और उसके भीतर का धुआं कुछ कुछ फूट निकलने लगा। वह घाट की सीढ़ी पर बैठ गया। फरवरी के दिन थे, शीत की कठोरता का जमाना बीत चुका था और विकल्प का जमाना आ गया था, जिसमें कभी वो कठोर होने की इच्छा से भरकर धुंधला हो जाता था, कभी मृदुला के आवेश में हल्की सी पीली धूप में निखर जाता था। रतन के देखते देखते नदी के ऊपर एक धुंध छाने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ देर में उसी बादल में सूर्य ने उदास होकर मुंह छुपा लिया। बादल में अरुणाई नहीं आई। एक श्वेत पर्दा सा आकाश पर तन गया था, और उसके ऊपर जमुना किनारे की एक मिल की चिमनी से उठता हुआ धुआं कुछ लिखत लिखने लगा। देखते हुए रतन को वो लिखत अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि जिस तरह यह उस पर्दे की स्वच्छंदता को बिगाड़ रही है, उसी तरह पृथ्वी को भी मानव की लिखित ने बिगाड़ रखा है, नहीं तो जेल क्यों होते। फिर एक कड़वाहट भरी बाढ़ सी आई और रतन उसमें डूबने उतराने लगा। उसे याद आया कि जेल के बाहर आते समय जब उससे पूछा गया कि उसका घर कहाँ है, ताकि उसे लौटाने के लिए पैसे दिए जा सके, तब उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। उसे लगा था कि जिसने उसे सजा दी थी उसी संगठन से पैसे लेकर वो घर जाएगा, तो घर जिसके पास जा रहा है उसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उस संगठन के प्रति उसके मन में जलन थी। चोरी उसने अवश्य की थी, लेकिन अभी तक अपने को अपराधी वो मान नहीं पाया था। चोरी करते समय उसके मन में भी कभी भी यह बात ओझल नहीं हुई थी कि वो चोरी कर रहा है, पर यह जानते हुए कि चोरी अनुचित है, वो यह भी देख रहा था कि रुपया लेना अनुचित नहीं है और जरूरी भी है, और उसे नहीं मिल रहा था। यद्यपि वो उसके बदले में अपना पसीना देने को तैयार है, बल्कि उस दिन तो वो अपना खून देने के लिए भी तैयार था। तब आज जब उसे रुपए मिल रहे हैं, तब उसने क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? आज क्या उसे कुछ कम जरूरत है? और क्या आज उसका मिलन कुछ अधिक आसान है, जबकि वो सजा याफ्ता चोर की उपाधि भी पा चुका है? उस बात को 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले उसकी बहन यशोदा बहुत बीमार थी, क्योंकि अब पता नहीं वो कैसी है भी या नहीं। उसे बचाने के लिए बेकार रतन ने भरसक कोशिश की थी, और अंत में अपनी जमा की हुई पूंजी भी खत्म पाकर वो हर तरह के काम के लिए हर तरह के यत्न करने लगा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला, दवा की कीमत पाने का कोई साधन नहीं मिला, तब उसने अपनी बुद्धि के सहारे कुछ पा लेने की कोशिश की। तो क्या बुरा किया? उसने अपनी बहन की रक्षा के लिए रुपए चुराए, सो भी ऐसे आदमी के जिसके लिए उतने रुपए खो देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तब हो सकता है कि उसका यह मोह ही गलत रहा हो,
वह कौन होता है बहन की रक्षा के लिए अपने को जिम्मेदार समझने वाला। खुदा ने उसको बनाया है, उसको जिलाएगा भी, नहीं भी जिलाएगा तो उसका स्थान लेने के लिए और बना देगा। रतन खुदा का काम हथियाने वाला कौन होता है, और हथियाकर वो कितनों को दवा दारू पहुंचा सकेगा। बहुत से लोग बिना दवा के मरेंगे, बहुत से बिना रोटी के मरेंगे, बहुत से बिना कपड़ों के मरेंगे, और बहुत से बिना किसी वजह ही यूं ही मर जाएंगे। क्यों रतन ये दब करे कि उसकी बहन बचने की ज्यादा अधिकारिणी है? क्यों नहीं करे वो दम? उसकी बहन है, दूसरों के भी तो भाई हैं, वे उनके लिए दम करें। लेकिन जिनका कोई नहीं है उनका सरकार, लेकिन सरकार ने किसी के रुपए की रक्षा का दम तो किया ही है। तब तो सरकार ठीक है और वह भी ठीक है। लेकिन मैं ठीक हूँ तो सरकार भी ठीक है, मैं नहीं हूँ तो सरकार भी नहीं। यानी मैं चोर नहीं हूँ तो चोर हूँ तो नहीं हूँ, पागल हूँ मैं, जेल में दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन पागल कहने से छुट्टी मिल जाती है। मैंने सवेरे वे रुपए क्यों नहीं लिए? जिस ममता की बात सोच रहा हूँ उसकी रक्षा क्या उसी तरह नहीं होती? यशोदा शायद जीती है, शायद बाट देख रही है, उसने दिन गिने होंगे, और आज शायद और उस बेवकूफ ने झूठे अहंकार में रुपए नहीं लिए। अंधेरा हो चला था। घाट पर जो एक आध आदमी आता जाता भी था वह भी अब बंद हो गया था। घाट बिल्कुल सूना हो गया था। आसपास मंदिरों में घंटे बज रहे थे, कहीं कहीं दियों का क्षीण प्रकाश भी झलक रहा था। पहले तो घंटा नाद रतन को बहुत खटका था, लेकिन धीरे धीरे कुछ आकृष्ट सा हुआ। उसे उस स्वर में एक विचित्र चीज मालूम हुई। ये घंटे दिन और रात न जाने कब से ऐसे ही बजते आते हैं, इसी स्वर से, इसी गूंज से, इसी संपूर्ण तन्मयता से और इसी अपेक्षा से। कोई मरता है, कोई पैदा होता है, कोई मिलता है, कोई बिछुड़ता है, पर इनमें कोई फर्क नहीं होता, ये वैसे ही गूंजते रहते हैं। ये प्रार्थना के घंटे हैं, और प्रार्थना के जो मंत्र कभी गए जमाने में दोहराए जाते हैं वही आज भी हैं। हमारी जरूरत क्यों नहीं बदलती है? ईश्वर क्यों नहीं बदला है? लेकिन यशोदा वहाँ बैठी है और मैं यहाँ हूँ। मैंने उसके लिए चोरी भी की थी, लेकिन मिलता हुआ रुपया नहीं मिला, और यहाँ बैठा हुआ ईश्वर की बात सोच रहा हूँ। क्या मैं यशोदा के पास जाना नहीं चाहता? क्या मैं ईश्वर के पास जाना नहीं चाहता? मैं जीता हूँ तभी इनका स्वर नहीं बदलता। मैं क्यों जीता हूँ? यशोदा के लिए मैं जेल गया था, लेकिन अब यहाँ बैठा हूँ। दिन भर में वो एक बार भी मैंने नहीं सोचा है कि उसके पास लौटूं। क्या वह जीना है? मैं स्वाधीन कहाँ हूँ? अभी जेल में ही हूँ। चाह कर भी मैं नहीं जा सकता उसके पास। रेल में पकड़ा जाऊंगा, और रेल में पकड़ा जाऊंगा तो फिर वही जेल। मैं जेल से डरता नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। पर जीना, घंटे, जड़ता, मैं भी जीता ना होता तो इतना निकम्मा ना होता। इतना परवश विवश मरना छुटकारा है। इस एक शब्द पर आकर रतन का तन अटक गया। छुटकारा। जहाँ वो बैठा था वहाँ पर धुंध घनी हो चली थी। आकाश में किसी तरह का प्रकाश नहीं था, इसीलिए नदी का पानी भी अब तक नहीं दिख रहा था। रतन धीरे धीरे घाट की सीढ़ियाँ उतरने लगा। पानी के तल के 2-3 सीढ़ी ऊपर ही जब उसे सील सी मालूम हुई थी, तब उसने ध्यान से नीचे देखा और जाना कि कुछ ही आगे जमुना का पानी बह रहा था। घाट को निशब्द स्वर से छूता है और आगे बढ़ जाता है, मानो कह जाता है, लो, मैं मेहमान बनकर आया तो हूँ, लेकिन तुम्हारी शांति भंग नहीं करता। मिल तो लिया ही, अब जाता हूँ। और प्रणत प्रणाम करता हुआ चल देता है। और एक हम हैं कि आते हैं तब रोना चिल्लाना और दर्द, जाते हैं तब रोना पिटना और तड़पन, रहते हैं तब छींकना कल्पना और हो हल्ला, और जेल खाने और पगली घंटी और हथकड़ियाँ बेड़ियाँ और पैसे की कमी और छुटकारा। यशोदा वहाँ है या थी, इससे मुझे क्या? मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों जी रहा हूँ मैं? और उसे लगा कि जमुना भी अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें खोले उसकी ओर विस्मय से देख रही है, मानो कह रही है, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि तुम क्यों जी रहे हो। छुटकारा। रतन उठकर 2 सीढ़ी और उतरा। अगली ही सीढ़ी पर पानी था। वो अपना फटा जूता उतारने को हुआ कि पानी में पैर डाले, फिर एकदम से उसे जूता उतारने के मुंह पर हंसी आई
और वह जूतों समेत 2 सीढ़ियां और उतर गया। बहुत ठंडा था पानी, लेकिन रतन का ध्यान उधर गया ही नहीं। वो घंटा नाम सुनता जाता था और प्रत्येक चोट पर एक आकर्षण शब्द को दोहराता जाता था, छुटकारा, छुटकारा। एक सीढ़ी और उतरकर वो ठिठक गया। क्या वो छुटकारा है? सचमुच छुटकारा है? मेरी चोरी की सजा धुल जाएगी। किसी का कोई भी बंधन ढीला हो जाएगा। मुझे किसी के बंधन से क्या, मरना तो है ही मुझे। डूब मरूंगा तो कोई पूछेगा नहीं। किसी को क्या पूछेगा, तो हाजिरी नहीं दूंगा। तब खोज होगी। एकदम से उसे याद आया, जब वो जेल से छूटा था तब उसे आज्ञा दी गई थी कि पुलिस में नाम लिखाए और हफ्ते में 1 दिन रिपोर्ट दिया करे। वो थाने गया था। बाहर ही एक मुटियल बुढ़े सिपाही ने उसे टोका था और ये जानकर कि रतन अपना नाम 10 नंबर में लिखाने आया है, उसे नसीहत देना शुरू कर दी थी। रतन वह नहीं सह सका था और झल्लाए स्वर में कह उठा था, तुम्हें मतलब, तुम अपना काम देखो, मैं रिपोर्ट ना दूंगा। तब जी में आए सो करना। अभी अपनी नसीहत रखो अपने पास। इस गुस्ताखी से कुछ चकित होकर, कुछ क्रुद्ध होकर कांस्टेबल ने अपनी बुच्ची दाढ़ी हिलाकर अनुभव से भारी स्वर में कहा था, ए हैं ये नखरे, तब तो जल्दी ही आओगे। जल्दी कहाँ आऊँगा? डूबकर मर जाऊंगा तो खोज होगी, लाश मिलेगी तो किसी के दिल में दर्द होगा। दुनिया जानेगी तो कहेगी, अजी होगा 10 नंबरिया बदमाश था साला, मर गया, अच्छा हुआ। कहीं इधर उधर आंख लड़ गई होगी, काम नहीं बना होगा। बस बदमाशों के हौसला थोड़े ही होता है। इतना भर दुनिया उसे देगी, इतना भी खूसट कंजूस की तरह घिस घिस करके। इसी दुनिया के लिए मैं फिक्र में पड़ा हूँ, इसी के लिए मर रहा हूँ। इसी हृदयहीन दुनिया के लिए मैं अपने जिगर का खून दे रहा हूँ। ऐसी की तैसी दुनिया की सोच ही सब रोगों की जड़ है। वही तो है जिससे छुटकारा लेना चाहिए। पाप पुण्य क्या है? सोचे तो चोरी है, सोचें तो ठीक है, सब चोर हैं, सब भले हैं। आज मैंने 10 चोरियां और की होती, कौन कह सकता है कि पकड़ा ही जाता, घर भी जाता, यशोदा से भी मिलता। जो जी में आता वो करता, ना होता तो जेल ही तो होता। जहां हो आया हूँ, जैसा अब हूँ, इससे जेल क्या बुरी है। रतन दृढ़ कदमों से घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मन का बोझा इतना हल्का हो गया था कि वो अपने पैरों की चाप के साथ साथ ताल देकर कहने लगा, ऐसी तैसी दुनिया की। घाट के ऊपर तक पहुंचते पहुंचते उसने तय कर लिया था कि वो फिर चोरी करेगा और फिर जेल जाएगा। पहली बार चोरी करने के लिए जेल गया था, अब की बार जेल जाने के लिए चोरी करेगा। तब शायद 12:30 बज रहे थे। रतन अपनी गाड़ी की धोती से फाड़े हुए एक टुकड़े में कुछ रुपए बांधे हुए उस छोटी सी पोटली को एक मुट्ठी में मजबूती से थामे हुए, दूसरे हाथ में जूते उठाए हुए, एक ऊंचे घर की दीवार के साथ सटता हुआ दबे पैर एक ओर हट रहा था। उसके बाद ही उसे लगा कि पास ही कहीं खटका हो रहा है। शायद लोग जाग रहे हैं, शायद अभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो लपक कर सड़क के पार हो लिया। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके छोटे से झरोके से टिमटिमाती सी रोशनी बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी। रतन जानता था कि प्रकाश की ओट में अंधेरा अधिक मालूम होता है। वहां पड़ी चीज दिखती नहीं, इसलिए वो झरोके से जरा आगे बढ़कर ही फूस के छप्पर के नीचे दुबक कर बैठ गया। पहले तो उसे लगा कि वो यूं ही डर गया है। अपने हृदय की धक धक के सिवाय उसे कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन बैठे बैठे जब वो धड़कन जरा कम हुई, तब उसे जान पड़ा कि सचमुच कहीं कोलाहल हो रहा है, पर वह बहुत दूर पर है। जिस मकान में रतन ने चोरी की है, उससे बहुत आगे कहीं। उस शोर का रतन से कोई संबंध नहीं है, पर यह स्वर तो बहुत पास नहीं है। रतन ने सुनने की कोशिश की कि वो किधर से आ रहा है, पर ऐसा लगता था मानो सभी ओर से धीरे धीरे जा रही बातचीत का स्वर आ रहा हो। कोई खास दिशा उसकी जान नहीं पड़ रही थी। क्या मैं सो तो नहीं रहा, स्वप्न तो नहीं देख रहा? रतन ने अपने को कुछ हिलाया, जरा आगे बढ़कर झरोखे के बिल्कुल पास आकर देखने की कोशिश करने लगा। आगे झुकते ही स्वर साफ हो गया। रतन ने जान लिया कि वह झरोखे में से होता हुआ झोपड़ी के भीतर से आ रहा है। ध्यान से सुनने लगा। एक पुरुष का स्वर था, जो अपने ही से बात करता मालूम होता है। वह स्वर में दुखी था, निराश था, थोड़ी सी कुढ़न भी है। मैं और क्या करूं अब तो उधार भी नहीं मिलता।
ताने मिलते हैं सो अलग। थोड़ी देर बाद एक दूसरा स्वर, कुछ उदास लेकिन साथ ही जैसे वात्सल्य भाव किए हुए। तुम भी क्यों फिक्र किए जाते हो? ऐसे तो तुम भी बीमार हो जाओगे। मेरी दवा का क्या है, सरकारी अस्पताल से ले आया करो, वहां तो मुफ्त ही मिल जाती है। पिछली बार वहीं से तो लाया था, पर फायदा नहीं होता। हो कैसे? डॉक्टर देखे मरीज तब न दवा हो। वह यहाँ आता नहीं, बुलाने को पैसे नहीं है। डॉक्टर को बुलाकर क्या होगा? अब तो मुझे मरना ही है। मेरे कर्म ही खोटे हैं। तुम्हारी सेवा तो है नहीं, उल्टे दुख इतना दिया। यही था तो पहले ही मर जाती, तुम्हें इतना तंग भी ना करना होता। ऐसी बात मत करो प्रेम से। मैं काफी देर तक मौन रहा। आगे कुछ बात हो इसकी प्रतीक्षा में बैठे बैठे रतन अब ऊब गया था। तब उसने झरोखे के और पास सरक कर भीतर झांका। एक ही झांकी के भीतर का दृश्य देखकर वो एकदम से पीछे हट गया। डरकर नहीं, कुछ सहमा हुआ सा। ये एक टूटियल चारपाई पर एक स्त्री लेटी हुई थी। उसका सब शरीर और चारपाई का काफी सा हिस्सा एक मैली लाल गाड़ी की रजाई से ढका हुआ था। केवल नाक और सिर बाहर दिखते थे। नाक की पीली पड़ी हुई त्वचा प्रकाश में अजब तरह से चमक रही थी। पीछे हटाए हुए बहुत रूखे और उलझे हुए बालों में भूरेपन के कारण माथा बहुत सफेद और बहुत चौड़ा लग रहा था, और आंखें एक स्थिर खुली अर्थ भरी दृष्टि से सिरहाने बैठे पुरुष के मुंह पर लगी हुई थीं। और पुरुष उस स्त्री के सिर के पास दोनों पैर समेटकर चारपाई की बाहों में बैठा हुआ था, पर हाथ उसका घुटनों पर था, जिस पर उसने ठोड़ी टेक रखी थी। दूसरा जैसे निरुद्देश्य भूला हुआ सा स्त्री के सिरहाने पड़ा हुआ था। रतन सहमा हुआ सा बैठा था। उसका मन न जाने कहां कहां दौड़ने लगा था, बिजली के तीव्र वेग से। पर बाहर से वह बहुत शांत स्तब्ध सा हो गया था, जैसे लट्टू जब बहुत तेजी से घूमता है तब धुरी पर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। वैसे ही रतन का मन अतीत और भविष्य में पागल सा भटकता हुआ एक धुरी पर स्थिर हो गया था। उस स्त्री प्रेमा की आंखों में जिसने मानो सरस्वती बस रही थी, इतनी अर्थपूर्ण हो रही थी वो। उस मौन में रतन ने एक लंबी सांस की आवाज सुनी। उसके बाद फौरन ही पुरुष का स्वर आया। अब वो पहले सा शिथिल नहीं, अब जैसे प्रबल आवेश से भरा हुआ गूंजता हुआ सा। प्रेमा, कभी जी में आता है कहीं डाका डालाऊं। ये जो पड़ोस में मोटे लाला लोग रहते हैं, इनको मार डालूं और इनकी हवेलियां लूट लूं, या उस सरकारी डॉक्टर को चूटियां पकड़कर घसीट लाऊं, जिसने आने की बात पर अकड़कर कहा था कि सरकार डॉक्टर कोई रास्ते की धूल नहीं है जो हर कोई उठा के ले जाए। कभी सोचता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है जो लोग सरकारी डॉक्टर को बुला सकते हैं वे भी तो कभी कुड़ते होंगे ही। विलायत में डॉक्टर बुलाकर शायद इलाज ठीक हो सकता है। यह रोग तो ऊपर से नीचे तक लगा है। मैं एक लाला को लूटकर क्या कर लूंगा? पर प्रेमा, किसी तरह तुम्हें अच्छा कर सकूं तो। पुरुष एकदम चुप हो गया। रतन ने फिर झांक कर देखा। प्रेमा का हाथ पुरुष के कंधे पर था और शायद उसके होठों को छूने की कोशिश कर रहा था। रतन फिर पीछे हट गया और शून्य की ओर देखने लगा। पुरुष का स्वर फिर बोला, प्रेमा, अगर चोरी करके या लूट कर तुम्हें अच्छा भी कर लूंगा तो भी सुखी नहीं होऊंगा मुझे लगता है। थोड़ी देर रुककर बोला, शायद हमारे मन में पाप का झूठा डर लगा होता है। डर ही से पाप बनते हैं, पर जाता भी नहीं वो। मैं सोचता हूँ मैं जान देकर तुम्हें अच्छा कर दूं। इस बीच में स्वर फिर रुक गया, मानो किसी के मुंह के आगे हाथ रख दिया हो। पर एक छोटी सी चोरी नहीं होती। एक शब्द सुनकर रतन ने फिर झांक कर देखा। पुरुष उठ खड़ा हुआ था, एक हाथ से सिरहाना पकड़ते हुए, दूसरे से अपना माथा। वह सिर उठाकर छत की ओर देख रहा था। एकाएक उसने कहा, भगवान। उसके हाथ शिथिल से हो गए, कंधे लटक गए और वो एक ओर को हटने लगा। तभी प्रेमा ने हाथ बढ़ाकर गर्दन जरा मोड़कर अर्ध स्वर में पुकार कर कहा, मेरे पास आओ। गर्दन मोड़ने से दिए का पूरा प्रकाश उसके मुख पर चमक उठा। एक जरा सी बात से मानो रतन का हृदय हजारों और करोड़ों बरसों का व्यवधान पार कर गया। एक ही बहुत बड़ी सी धड़कन ने वह रतन का हृदय ना रहकर उस आदम का हृदय हो गया जो अपने पाप के लिए दंड पाकर अंधियारे में अपने आदिम प्रेयसी की खोज कर रहा था। और उसे लगा कि सारा संसार उस स्त्री की आवाज में चीख कर पुकार उठा है।
मेरे पास आओ, उस स्त्री की जो सुंदरी नहीं है, लेकिन जिसकी उस दृष्टि के लिए रतन एक बार नहीं 1000 बार चोरी कर सकता है और दंड भी भुगत सकता है। रतन ने अपने को संभालने के लिए झरोखे का चौखट पकड़ लिया और फौरन ही छोड़ दिया। जिस हाथ से उसने चौखट पकड़ा था उसी में नोटों और रुपयों की पोटली थी। रतन ने एक बार उस पोटली की ओर देखा, एक बार प्रेमा की ओर, एक बार उस पुरुष की ओर और फिर धीरे से कहा, नालायक। फिर उसने पोटली झरोखे में रख दी। एक बार चारों ओर झांक कर देखा और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से हट गया। रतन का शरीर अब ढीला पड़ गया था। वो इस हद तक खुश भी हो गया था कि किसी किस्म की कोई फिक्र उसके मन में न रही। एक हलवाई की दुकान के बाहर पड़ा हुआ तख्त देखकर वो रुक गया। तख्त पर बैठकर उसने अपने गीले जूते उतारे, उन पर अपनी चादर का एक छोर रखकर इस तकिए पर सिर रखकर लेट गया। बाकी चादर अपने ऊपर ओढ़कर वो आकाश की ओर देखने लगा। तारे थे तो, पर बहुत साफ नहीं दिखते थे, धुंध में कहीं छुप गए थे। कभी 5, कभी 4, कभी 8-10 वे दिखते और मिट जाते, मिटते और फिर दिखने लगते। धुंध के इस खेल में मानो रतन भी खुलने लगा था। उसकी आंख लग गई। नालायक वह। चौंक कर रतन उठ बैठा। क्या उसने कुछ देखा या कुछ सोचा या कुछ याद आ गया? कोड़े की मार से आहत सा वह उठ बैठा। नालायक वह, और मैं नहीं नालायक, जिसने एक तो चोरी की, दूसरे अपनी बहन को भुलाया और तीसरे हाथ आई दौलत फेंक दी। चोर, 10 नंबर का बदमाश और बेवकूफ। चोरी मैंने किस लिए की थी? यशोदा के लिए। क्या चोरी करने ही के लिए नहीं की मैंने चोरी? उस आदमी को दे आया जो प्रेमा को मरती देख सकता है और हाथ पैर नहीं हिलाता। उसका कुछ उसूल तो था, नहीं करता चोरी तो नहीं करता, फिर चाहे कोई मर ही क्यों ना जाए। कुछ बात तो हुई। प्रेमा की शक्ल यशोदा से मिलती थी। झूठ, प्रेमा तो ऐसी कुरूप थी, लेकिन उसका गर्दन मुड़कर पुकारना यशोदा भी तो ऐसे ही पुकार उठती थी। जब मैं पास नहीं होता था, मेरे पास फिर रुपए आते तो मैं फिर दे देता, 100 बार दे आता। हाँ, क्यों नहीं दे देता? चोरी ही के तो पैसे थे। चोरी के पैसों से पुण्य कमाना चाहता हूँ। कुछ कमा कर दिए होते तब भी बात होती। पाप करने में अकल खर्च होती है। मैंने रुपए फेंक दिए, नालायकी की और बेवकूफ़ी भी की। चोरी तो की थी, पकड़ा भी नहीं गया था। रुपए पास रखता, कई दिन काम आते, अच्छी तरह रहता, मौज भी करता, दुनिया को दांत दिखाता, पर बुच्ची दाढ़ी वाले सिपाही को भी दांत दिखाता, सबकी ऐसी की तैसी करता, जो मुझे 10 नंबर का मतबाज समझते हैं। और जब चुक जाते तो जेल तो कहीं गया नहीं था, या शायद बच जाता। लेकिन प्रेमा की आंखें वैसी क्यों थीं? नहीं थी आंखें, रतन ही अंधा था। अंधा है अंधा। धीरे धीरे रात का रंग बदल गया। हवा में एकाएक शीतलता भी बढ़ गई और नमी भी। रतन ने आंखें मल कर सामने देखा। वह यह समझ नहीं सका कि सवेरा होने वाला है और उस झोपड़ी की तलाश बेकार है। वह एक और मुड़ने को हुआ ही था कि उसने देखा उसकी बगल में वही मकान है जिसमें उसने चोरी की थी। वह अब पहचाने हुए पथ पर जल्दी जल्दी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर कुछ अस्पष्ट सा शोर था। शहर जाग रहा था। ऐसे समय कोई आता जाता किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं करेगा, यह सोचकर रतन बढ़ रहा था। झोपड़ी से कुछ दूर पर ही कोलाहल सुनकर रतन ठिठक गया। आंखें सिकोड़कर सामने देखकर उसने पहचाना, झोपड़े के आगे भीड़ लगी हुई है। चोर का पता लग गया है, चोर भी पकड़ा गया है। रतन स्तंभित रह गया, लेकिन फौरन ही वो समझ गया, यही होना चाहिए था। साले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रेमा की जान बचाए। चोरी करने से डरता था, मेरी चोरी का माल उसे पछता कैसे भुगते अब। प्रेमा की आंखें, मैंने चोरी करके अपनी जान जोखिम में डाली थी, उसका फल वो कैसे लेता? वो तो नालायक है, बेवकूफ़ है। चोर पकड़ा गया है, चोरी की सजा काटे। प्रेमा का पति होने का दावा करता है, प्रेमा का पति। रतन ने लपककर झोपड़ी के सिपाही के हाथ से उस आदमी का हाथ छुड़ाकर सिपाही को पीछे धकेलते हुए उद्दत और कर्कश स्वर में कहा, हटो तुम, चोरी मैंने की है। ये पोटली मैं यहाँ भूल गया था और अब इसे लेने आया हूँ। सिपाही हक्का बक्का सा हो गया था। रतन की बाह पकड़ने की कोशिश करते हुए किसी तरह उसने कहा, तुम पागल हो क्या? लेकिन इससे पहले रतन अपने बीचे हुए दांतों को पीस कर कहे, हाँ हूँ पागल। उस सिपाही की आंखों में पहचान की एक बिजली सी चौंक गई और उसने एकदम से अपनी बुच्ची दाढ़ी लटकाकर ढीले मुंह से कहा, अच्छा तुम हो?
तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अज्ञे के द्वारा लिखी कहानी नंबर 10। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी और ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।